अनुरोध करूंगा कि कुछ साथी कुछ सवाल पूछना चाहें या इस सेशन को स्वागत है। 8 वर्ष की उपलब्धियां तो आपने रखी हैं। आगामी योजनाओं की बात करें, चाहे 2 वर्ष या फिर इससे आगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जंगल सफारी हो गई या फिर ग्लोबल सिटी हो गई, इस तरह की आगामी योजनाएं क्या है? क्योंकि आप इनको लेकर भी कई ऐसी योजना को लेकर काम कर रहे हैं। चाहे वो दुबई दौरे की भी बात कर रहे थे, वो आपका ग्लोबल सिटी को लेकर भी था, जंगल सफारी को भी था। आगामी योजनाएं क्या है 2 वर्ष या फिर इससे आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर हरियाणा के? देखिए, किया बहुत है हमने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि करने की इच्छा भी बहुत है, बाकी काम बहुत है। जैसा कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। इसलिए आज भी हमें बहुत काम करना बाकी है। उसमें खास तौर पर सबसे पहले तो जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं इनको पूर्णता तक पहुंचाना, क्योंकि इनके भी जो रिजल्ट्स हैं अब आने शुरू हुए। हालांकि हमने 5 साल 6 साल पहले भी कुछ चीजें शुरू की, लेकिन रिजल्ट्स इसके अब आने शुरू हुए हैं। उनमें उनको सिरे चढ़ाने में या उनके ऊपर बारीकियां, उनकी निटिग्रिटीज को तय करने में समय बहुत लगता है। पहला तो ये कि सारी चीजें हमारी कंप्लीशन तक पहुंचे। उदाहरण के लिए अब रेवेन्यू रिकॉर्ड है। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब तक हम डिजिटलाइज करके और उसका खास करके सब लोगों में जो लिटिगेशन झगड़े हैं उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए कोर्ट्स के साथ जोड़ करके और उसको एक ऐसे लॉजिकल एंड तक न ले जाएं ताकि इसमें झगड़ा ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा काम है, इस पर हम लगे हैं। इसमें सब गांव की, जैसा मैंने बताया कि उसकी मैपिंग हो गई है, रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई हैं। अब लार्ज स्केल मैपिंग में 44,212 स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया को भी हमको सबका ओनरशिप तय करनी पड़ेगी कि ओनरशिप किसकी है। आज ओनरशिप के बिना झगड़े में जो थोड़ा दबंग है वही कब्जा करके बैठ जाता है, बाद में फिर दूसरा आदमी जाके एफआईआर करा देता है, वो झगड़े मचे रहते हैं। और लिटिगेशन में आज अगर कोर्ट्स का भी देखें, मैंने हाई कोर्ट का एक आंकड़ा लिया तो किसी एक विषय के सबसे ज्यादा लिटिगेशन है तो लैंड्स के हैं। हमारे रेवेन्यू के कोर्ट भरे पड़े हैं, सब भरे पड़े हैं। तो अपने आप में बड़ा काम है। इसी प्रकार ये परिवार पहचान पत्र शुरू किया हमने, लेकिन शुरू करने के बाद इसका ऑटो अपडेशन तो बहुत बड़ा काम है। आज एक व्यक्ति की इनकम हमने लिख ली, पता कर लिया, सर्वे करा लिया कि इसकी 1.5 लाख रुपए इनकम है। अब हम योजनाएं बनाते हैं, सामने व्यक्ति भी अपनी योजना खुद बनाता है। उसने कहीं अपनी अच्छी इंडस्ट्री बना ली या कहीं प्राइवेट नौकरी में अच्छी जगह चला गया पढ़ लिख के, या सरकारी नौकरी पा गया। तो अब जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक उसकी इनकम वहीं 1.5 लाख अटकी रहेगी। हम इसमें अपडेशन करना है कि सब चीजों को जोड़ा जाए, जोड़ करके और उसका अपडेशन अपने आप हो। अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का आपस में जो एक लिंकेज बननी चाहिए। हमने एक हम पोर्टल शुरू तो किया, लेकिन अब इस पर काम करना बाकी है। थोड़ा लोग कहते हैं कि हम सारी जानकारी आपको क्यों दें, कैसे दें। अब थोड़ा उनको मनाना पड़ेगा कि भी आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं। एक डाटा अगर मिल जाएगा, आप अगर 10 आदमियों को वहां लगाते हैं तो 10 आदमियों का अपना डाटा में डाल दो, हमें पता लगे किसको लगाया है। आपकी और कोई जरूरत हो हमें बताओ। हमने HKRN बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसका जोड़ देंगे, हम आपको आदमी सप्लाई कर देंगे। हमारे पास डाटा सब है। उस डाटा को हम पहले चिन्हित करके रखते हैं कि किसको आवश्यकता है काम की। उस काम के लिए उसको उसके लिंक बनाते हैं कि प्राइवेट में मिल सकता है, कहीं क्या रोजगार हो सकता है, क्या सरकारी में कौन जाएगा। अब सरकारी में अपने आप तो हमारे पास कोई अधिकार अब रहे नहीं है। हमने सारे अधिकार छोड़ दिए कि भाई अधिकार तो उसका अपना है, मेरिट ले ले, नौकरी ले जा, वरना तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जितने काम हमारे पेंडिंग हैं, जैसा आपने कहा सफारी एक नया कार्यक्रम है। नए कार्यक्रम के नाते जैसे ग्लोबल सिटी है, ये अपने में बड़ा काम है। जैसे कालका सेकलेसर, हमने टूरिज्म के नाते से इसको विकसित करना है। हरियाणा में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, तो ऐसे कामों की कमी नहीं है, हर काम में गुंजाइश है। उसका कोई एक विषय में कहूं कि ये हम करेंगे। हाँ, एक बात जरूर, मैं कल से मीडिया के लोगों से मिल रहा हूं, चंडीगढ़ में भी 2 ग्रुप मुझे मिले, तो मैं उन्हीं को कहता हूं, बताइए भैया 2 साल में हम क्या करें। तो इसलिए आप भी अगर कुछ बता सकें, सुबह भी आप भी कुछ बता सकें कि ये काम बाकी बचा है, इसको और बेहतर करो। हम तो हर जगह से इनवाइट करते हैं, एक एक करके। खट्टर साहब का प्रॉब्लम के बारे में हमने जो कुछ भी बताया है, एक मिनट करके कर रहे हैं। खट्टर साहब, मेरा सवाल ये है, एक बाबा है राम रहीम, हाँ, रेप और हत्या में दोषी है। जब जब चुनाव आता है पैरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, कोई मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा, कोर्ट बैठा है,
कोर्ट सजा करता है, वो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हाँ इसको पेश करो, जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम हैं, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है, देनी है नहीं देनी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं। एक मिनट, हाँ गणेश, एक भाई आप ये करेंगे, कंट्रोल करें, अमित आर्य पूछ रहे हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे एक मिनट, मैं सबको उत्तर दूंगा, चिंता मत करो। हाँ पूछिए पूछिए। एक एक करके। आपने अभी पानी के बारे में बहुत कुछ बोला है, मतलब आपने आगे करेंगे। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू, 8 साल में आपने पानी का कहाँ तक पहुंचा? यू दिल्ली आपके पास SOS भेजता है पानी के लिए। देखिए, दिल्ली को हम डील कर रहे हैं, दिल्ली का जितना पानी हमको देना है उससे 250 क्यूसेक ज्यादा दे रहे हैं, और ज्यादा दे रहे हैं केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए। अदरवाइज उनके जितने शेयर थे उतना ही हमको देना चाहिए था, 750 क्यूसेक। आज हम 1090 क्यूसेक देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानना इसलिए देते हैं। अदरवाइज उनकी जिम्मेदारी अब ये बनती है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब अब एक हो गया है। अगर दिल्ली को भी पानी कुछ एक्स्ट्रा सहानुभूति देना है तो थोड़ी सहानुभूति वहां भी दिखा दें। अगर एसवायर का पानी हमें मिल जाए तो जितना मांगेंगे शायद उससे 2 बूंद ज्यादा ही दे देंगे। शरण, आपसे एक मिनट, सर मैं इधर से लेता हूँ सर, इस साल काफी बार हमने देखा है बीजेपी लीडर, अभी हालांकि हाल में ही बीजेपी लीडर बाबा राम रहीम के सत्संग में देखे गए। हो गया विषय, मैंने बता दिया ना, मेरा कोई लेना देना नहीं इस विषय से। सर आपसे 1810 एकड़ के किसान 3-4 बार मिले हैं, उनकी समस्या कब तक सोल्व हो सकती है? देखिए, वो क्योंकि केस कोर्ट का केस है और कोर्ट केस में निर्णय हो चुका है कि हाँ आपने जो एक्वायर किया था वो एक्विजिशन ठीक है, उस एक्विजिशन के हिसाब से आप इनका जो कब्जा है वो ले सकते हैं। लेकिन हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि हमारी जमीन का पैसा कम लगाया गया है। अब चूंकि वो 2010 में 11 में उस समय एक्वायर की गई थी, आज अगर एक्वायर की जाती तो शायद ज्यादा पैसा मिलता। फिर भी हमने उनको कुछ ऑफर दी है कि इसमें से कितना सरकार अपने लिमिटेशन में रह करके कितना बढ़ा सकती है, तो उनको एक ऑफर दी है और मुझे लगता है उस ऑफर के हिसाब से वो मान जाएंगे और बात सिरे चढ़ जाएगी। शरण, एक मिनट, शरण, एक इधर एक एक करके कहीं नहीं जा रहे, चिंता मत करो, जो पूछो पूरा डोंट वरी। अब क्या समय आ गया है 50 साल के बाद कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को अपना हिस्सा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के कॉलेजेस थे पंचकुला के अंबाला। मैं समझ गया। देखिए, इसके लिए हमने, क्योंकि ये काम होम मिनिस्ट्री ने करना है, वो यूटी है और यूटी इज डायरेक्टली अंडर द होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने पत्र लिखा है कि हमको अधिकार वापस दिलाया जाए। उन्होंने बीच बचाव करके और पंजाब सरकार से बात करनी शुरू की है और पंजाब सरकार को इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार का अपना एक एरिया है जो पंजाब उसमें चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़। एक कंफ्यूजन और भी है, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, वो चंडीगढ़ से बाहर है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब से चंडीगढ़ से बाहर है। तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर जितना उनका अधिकार है उतना हमारा भी है, लेकिन मुझे लगता है बातचीत में आपस में सुलझ जाएगा। रेजोल्यूशन पास किया था हमने करके, हाँ करके और भेजा है। एक मिनट, एक पीछे से ले ले, एक पीछे से ले लेते हैं। इधर आ जाइए, आप इधर आइए प्लीज। एक मिनट पीछे बोलो, एक मिनट इसके बाद आएंगे जी। सवाल ये है कि अब खुद दिल्ली में आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया है, करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए गांधी जी के साथ। तो आज बड़ी चर्चा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, उनको अपनी सीमाओं में रह करके जो सुझाव देंगे वो तो अच्छे ही हैं। कई बार सीमाओं से आगे बढ़ के देना शुरू करते हैं। अब वो बात ना तो हमारे मतलब की है और ना हम उसमें को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना उन्होंने करना, मैं तो रिस्पॉन्ड करने का अधिकारी नहीं। एक कौन बैठ के आप करते जाओ ना, बोलते जाओ। मैं बोलता जाओ, एक मिनट आप बोलिए। सर, एक मेरा सवाल है, हमारे हरियाणा में 14 जिले जो है एनसीआर में आते हैं और अभी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई थी, हम लोग देखते भी हैं उसको, इसमें जाते हैं। उसमें आपने कुछ 2 जिले थे जिसमें ये आपने आरोप लगाया था कि उसमें सही डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उन 2 जिले को आपने बाहर किया था, रात्रि और भिवानी को। और कितने जिले हैं ऐसे जो आपने दायरा किया था कि 100 किलोमीटर का दायरा एनसीआर में होना चाहिए, कभी एनजीटी आपको जुर्माना लगाती है, कभी डेवलपमेंट नहीं होता है, पब्लिक शिकायत, ऐसे कितने जिले? देखिए, ये बात ठीक है कि एक समय ऐसा चार्म था
कि कितने जिले ज्यादा से ज्यादा एनसीआर में डलवा दिए जाएं। तो पहले 7 जिले थे, फिर 9 हुए, फिर 12 हुए, फिर 14 हो गए, और हर जगह जो एनसीआर में जिला आता था वहां मिठाइयां बंटती थी। लेकिन एनसीआर में आने के बाद जब लोगों का अनुभव ये आया, लोगों के अनुभव में कि यहाँ लाभ कम है, परेशानी ज्यादा है, तो फिर दूसरी डिमांड उठनी शुरू हो गई कि हमारे जिले को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से बाहर कराइए। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में उन्हीं जिलों के अंदर ही उनकी ओर से लाभ मिलता है। लाभ भी क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, उसका इंटरेस्ट जाता है। उतना पैसा हरियाणा जैसे स्टेट किसी से भी ले ले मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली का जो दबाव है आबादी का, दिल्ली में तो कोई एक्सपेंशन की जगह नहीं बची है, तो आसपास के जिलों में एक्सपेंशन जहां हो तो वहां एक जो प्लान्ड डेवलपमेंट हो, इसलिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बना है। अब प्लानिंग बोर्ड के नाते से कोई एनजीटी की और बाकी जो चीजें आनी शुरू हुई, हालांकि हरियाणा जो है अब वो पोल्यूशन का जो विषय होता है, जिसका एक आरोप लगाया जाता है, उस पर बहुत कंट्रोल किया है। और उस कंट्रोल करने में हम नहीं चाहते कि ये पोल्यूशन आगे बढ़े, और हम केवल दिल्ली के कारण से कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम अब खुद भी तो आखिर हम इंसान हैं, तो हमारा कारण भी तो है। क्या हम चाहेंगे कि दिल्ली बचे ना बचे, गुड़गांव भी तो बचे, आखिर फरीदाबाद भी तो बचे, सोनीपत भी तो बचाना है, करनाल भी बचाना है, भिवानी हिसार भी बचाना है। तो पोल्यूशन तो सबके लिए हानिकारक है। इसलिए हमने इस विषय को केवल एनजीटी हमको कह रहा है कुछ इसलिए करना, ऐसा नहीं है। हमको अपने यानी सुरक्षित हरियाणा के लिए भी हमने ये सारे काम करने हैं। हमने पराली के ऊपर कंट्रोल कर लिया, पराली जलाई नहीं जाती, अब सारी पराली को यूज करते हैं, उसका पैसा मिलता है। बल्कि हम तो यहाँ भी सोच रहे हैं पराली के ऊपर भी हम एमएसपी घोषित करेंगे कि अब पराली किसी को जलाने की जरूरत नहीं है। जितनी इंडस्ट्री है वो इस रेट पर खरीदेगी। अगर इंडस्ट्री ज्यादा रेट पर खरीदी है ठीक है, कम रेट पर खरीदेगी तो सरकार उसमें मदद करेगी। आज भी हम 1001 रुपया प्रति एकड़ ये सरकार देती है, वो अपनी पराली इकट्ठी करें और बेच दें। बेचने के बाद 1000 रुपया पर एकड़ ले लें। इंडस्ट्री को भी हम 500 रुपया पर बेल पर टन ये देते हैं, वो खरीदें, 500 रुपया उनको देंगे। हम प्रमोट कर रहे हैं कि पराली जलाने की बजाय पराली का उपयोग किया जाए। तो ऐसे जितने भी काम हैं हम पोल्यूशन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जहां कहीं लोगों को लगता है कि अब हमको ज्यादा लाभ उसका नहीं है, स्टेट ही ज्यादा कर लेती है अपने आप, वो जिले बाहर होने के लिए बात कह रहे हैं। शायद 2 जिले बाहर हो गए हैं। वो दायरा तय किया कि 100 किलोमीटर राजघाट से जो एरिया आता है वही जिले इसमें रहेंगे। 100 किलोमीटर से बाहर वाले चाहे तो रहे, नहीं चाहे तो नहीं रहे। विजेंद्र जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक आपने बात की अभी स्वामित्व योजना की कि भाई ये पूरे देश में लागू कर दिया, आपने कुछ और चीजें भी ऑनलाइन, ऐसी कितनी योजनाएं हैं हरियाणा प्रदेश की जो आज दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन गई है? और वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी प्रशंसा की है सार्वजनिक मंचों से, तो क्या वो प्रशंसा वास्तव में दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन पाएगी? तो ऐसी कितनी और योजनाएं हैं जो दूसरे प्रदेश आज आपसे मांग रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैंने अपनी बातचीत में पहले बताया है, जैसे स्वामित्व योजना, इस योजना के लिए भी बहुत प्रदेशों ने मतलब प्रधानमंत्री ने लागू ही कर दी है वो कि हर एक को करना है। ऐसे हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इस पॉलिसी का अध्ययन करने के लिए भी इवन गुजरात की सरकार, कर्नाटक की सरकार, इन सरकारों ने लोग भेजे कि आखिर हरियाणा की ऐसी कौन सी पॉलिसी, सबसे ज्यादा मेडल जो है हरियाणा लेकर के आता है। इसी प्रकार हमारी जो परिवार पहचान पत्र, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने सब प्रदेशों को कहा है कि इसका अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद आप भी यदि इसको लागू कर सकते हैं तो इसको लागू करिए। तो जो भी योजना अच्छी इस प्रकार की स्वामित्व वाली मैंने बताई है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ये हमारी बहुत से प्रदेश जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लागू भी कर दी उन्होंने। तो जितनी भी ऐसी नई पॉलिसी हम बना रहे हैं उन सब पॉलिसीज के ऊपर हर एक पॉलिसी की जो जानकारी है वो केंद्र में मिल जाती है। तो इस नाते से उसका बार बार हमारी मीटिंग भी होती है। एक चीफ मिनिस्टर्स का ग्रुप बना हुआ है, चीफ मिनिस्टर का एक परिषद है, तो चीफ मिनिस्टर परिषद की हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है। हर एक प्रदेश को उनका नया क्या है, बेस्ट टू परफॉर्मिंग ऐसी जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर कौन सी चीजों नहीं दिखा सकते हैं। संयोग से अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट छपी है, तो फास्ट रिफॉर्मिंग स्टेट के नाते हरियाणा को पहला रिवार्ड मिला है। तो फास्ट परफॉर्मेंस में हम टोटल में तो अभी 3-4 नंबर पर हैं, लेकिन फास्ट परफॉर्मेंस के नाते हमारा जो रैंक 50, यानी हमारी जो रैंक तो छोटा होता है वो बड़ा मिलेगा, स्कोर 57 से 67 हो गया, 57 से 67 हो गया, और फर्स्ट आने वाला शायद 74-75 है। तो इस प्रकार का हमारा जो स्कोर है वो
परफॉर्मेंस में, रिफॉर्म्स में खास करके काफी बढ़ रहा है, और आईटी के नाते। सर मेरा दूसरा सवाल इसी में ही था। एक ही पूछ लो जैन जी, बहुत सारे साथी हैं, उसके बाद पूछ लीजिए। एक मिनट आप अकेले में एक मिनट पूछ लो, आप अकेले में, आप पूछिए, आप पूछिए। हाँ, जैसे हम परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसमें तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं जो हम चाहते हैं ऑटोमेटिक मोड पर हैं वो है, लेकिन जो आयुष्मान भारत कार्ड की हम बात करते हैं उसमें लोगों को बहुत बार चक्कर काटने पड़ते हैं, हालात कई बार इतने बिगड़ जाते हैं कि उनको सरकारी अस्पताल में आपात स्थिति में सेवाएं नहीं मिलती हैं, निजी अस्पताल में जाकर इलाज करना पड़ता है। पिछले दिनों केस सामने आया, मेरा जानकार था, उसको सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया। उस दिन सैटरडे होने के नाते, संडे होने के नाते निजी अस्पताल में जाकर उस व्यक्ति को, जिसकी महीने की आमदन, कोई ड्राइवर है, प्राइवेट स्कूल बस चलाता, 8 से 10 हजार रुपये उसकी आमदनी है, उसको प्राइवेट अस्पताल में आपात स्थिति में अपने आप को दाखिल करना पड़ा और 2.5 से 3 लाख रुपए। थोड़ा संक्षेप में करिए ये ऑटोमेटिक मोड पर अगर आयुष्मान कार्ड योजना परिवार पहचान पत्र के साथ अपने आप हो जाए तो उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा है कि मैंने जो बताया है अभी तो उसको लागू करने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि वो सारा डाटा हमको जो सेंट्रल एक पोर्ट बना हुआ है आयुष्मान का, इसका पोर्टल जो बना हुआ है, उस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो हमारे 1,80,000 से ऊपर नीचे तक के परिवार हैं, जो 23 लाख मैंने बताया, अभी 9.5 लाख परिवार इसमें चढ़े हैं। बाकी जो 14 लाख परिवार हैं ये अभी उसमें 13 और 14 लाख परिवारों का डाटा भी इसमें जाना है, चढ़ना है, और वो इस वीक में ही सारा काम चल रहा है। संयोग से जब आप पूछ रहे हैं तो वो इस वीक के अंदर सारा चल रहा है। मुझे लगता है कि और एक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर उसमें 7 दिन इसमें ये भी चाहिए हमको कि एक बार डाटा चढ़ने के बाद सबको कार्ड दिया जाएगा, येलो कार्ड मिलता है, तो गोल्डन कार्ड जब तक उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक भी उनका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ये सारी चीजें तो कुछ समय के बाद 23 लाख परिवारों को हो जाएगा। हम तो बल्कि आगे भी सोचते हैं कि ये तो 180 के हमने परिवार किए हैं, एक योजना ऐसी भी बना रहे हैं कि उसका जो प्रीमियम है एक फैमिली के बदले में जो देना पड़ता है, हम वो प्रीमियम जो 180 से ऊपर के लोग हैं उन पर भी लागू कर देंगे। प्रीमियम जमा कराओ और आपको इसमें डाल देंगे, क्योंकि फ्री सेवा जो गरीब परिवार है उनको दी जा सकती है, सबको देना संभव नहीं होता है। तो एक प्रकार से यूनिवर्सल भी इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगेगा। हाँ, आज कोई ऐसा हॉस्पिटल मैं नहीं समझता कोई होगा कि जिसने एडमिट करने से मना किया होगा। अगर ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है जरूर मैं एक्शन लूंगा। कोई सरकारी अस्पताल मना नहीं कर सकता। आप बता दीजिएगा, आपको लिख के आप लिख के दीजिए एक्शन। ठीक है जतिन प्लीज। सर ये आपके हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्यों में आप जैसी पार्टी आ चुकी है जिसका रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी बीजेपी हमला है, आप इसको हरियाणा में आने वाले 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुछ चुनौती की तरह देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है, आने भी नहीं देंगे। जी सर 8 साल की योजनाओं की बातचीत हुई, जो चैलेंजेस है, कई कड़वी दवाइयां भी थी, आपने कहा कि रोकना था, कई चीजों को रोकना था, प्रॉब्लम कहाँ आई? राजनीतिक तौर पर, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर, या फिर जो योजनाएं चलाई गई उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे? एक अवेयरनेस भी बड़ा इश्यू है कि जो योजना है वो लोगों तक पहुंचे। आपको इन योजनाओं को लेकर जो क्रियान्वयन हुआ, पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तीनों स्तर से मैं पूछ रहा हूँ, राजनीतिक तौर पर, ब्यूरोक्रेसी, या फिर जनता तक समझाना और जनता से इस चीज को अप्लाई कराना? देखिए, शुरू में राजनीतिक तौर पर इसमें कठिनाइयां आई थी। जब भी हम विषय रखते थे तो सब कहते थे कि इससे फिर हमारा क्या बनेगा, हमारे कहने पर काम नहीं होंगे, अपने आप हो जाएंगे, तो फिर लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। ये एक स्वाभाविक भी होता है, लोग सोचते हैं कि शायद हम जब काम कराएंगे तो लोग हमारे इर्द गिर्द आएंगे। मैं उनको एक ही बात कहता था कि हमारे से पहले वाली जो सरकारें थी उन सरकारों ने भी नौकरियां देने में अपने अपने इलाके में बहुत लोगों ने तो सीमाएं तोड़ी और जाके खुद कहते थे मंचों से कि मैंने इस इलाके में 500 नौकरियां दिलवाई हैं, मैंने इस इलाके में 800 नौकरी दिलवाई हैं। वो भी हारते देखे हमने। और उसका जब अध्ययन किया तो अध्ययन ये किया कि ये 500 लोग राजी हुए कि नहीं हुए, लेकिन 500 लोग के साथ जो और 1000-1200 जो आंखें लगाए बैठे थे कि हमको नौकरी मिलेगी, वो तो नाराज हो गए। इसलिए ये जो बंदरबाट थी, इससे राजी नहीं होते लोग, नाराज ज्यादा होते हैं। हमने जो अपने लोगों को समझाया उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे लागू हो गया, लागू होने के बाद आज हमारे ही लोग कहते हैं कि ये स्टेप बहुत बढ़िया है, इसलिए इसके ऊपर लगे रहना चाहिए, हमें इसका बहुत लाभ होता है, हमसे नाराज कोई नहीं होता। एक अच्छा योग्य व्यक्ति जब लगता है तो जिसकी मार्क्स कम है, टैलेंट में कमजोर है, वो भी कहता है भाई ठीक है, छोरा तो पढ़ने वाला था, हाँ, ये छोरा तो होशियार था, उसको संतोष हो जाता है कि हाँ मेरे से ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था, तब ये लगा है। और आज एक विश्वास जमा है, और उस विश्वास के कारण से हरियाणा में जितने कोचिंग सेंटर हैं खाली पड़े रहते थे सब भर गए हैं। लाइब्रेरीज में स्लॉटिंग होती है पढ़ने के लिए। हिसार की यूनिवर्सिटी रात के 2 बजे का स्लॉट भी
लेने के लिए बच्चे वहां खड़े रहते हैं कि मुझे रात को 2 से 3 का एक स्लॉट मिल जाए ताकि मैं 1 घंटा वहां बैठ के पढ़ सकूं। प्राइवेट लाइब्रेरीज बहुत खुल गई हैं, तो बच्चों का एक बदल गया है थोड़ा सा उनका जो पढ़ने लिखने का जो क्रम है, खूब मेहनत करते हैं। एक मिनट रवि यादव सर, ऑनलाइन सेवा सर पानी पी लीजिए थोड़ा सा। एक लेडीज, हाँ, अब पीछे आते हैं, इसके बाद पूरे देश में अव्वल है। इसके बाद पीछे आएंगे। ज्यादा सेवाएं अटल सेवा केंद्र पे हमारी चल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी में काफी सारी दिक्कतें आ रही है। जिस एजेंसी को हमने काम दिया है वो याशी, घर बैठे कहीं ना कहीं याशी हाँ, उसको लेकर सरकार क्या एक्शन ले? देखिए, याशी ने कुछ कमियां छोड़ी थी, बाद में जब ध्यान आया तो याशी को ही दोबारा लगाया गया था। हमने सब कंप्लेंट्स मांगी थी, लगभग 3 लाख प्रॉपर्टीज की कंप्लेंट हमको मिली थी, उसको ठीक करने में लगे हैं। 75% मैं कह सकता हूँ ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें से 60-70 हजार बाकी हैं। उसमें 2-2 दिन के कैंप भी लगाए हैं, दोबारा से भी हम कैंप लगाएंगे अर्बन लोकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, ताकि इन चीजों को ठीक कर सके, क्योंकि आज तक तो ये सिस्टम कभी लागू हुआ नहीं। अब उसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, कहीं प्लॉट का साइज छोटा बड़ा लिखा जाता है, कहीं उसमें नाम का अंतर आ जाता है, कहीं सीरियल नंबर उसमें एक डालना था वो गलत हो गया। आप जोड़ दीजिए सवाल। ये है डिजिटल जो रिकॉर्डिंग करना था, लैंड रिकॉर्ड जो है, क्या लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हो गया हरियाणा का? चल रहा है, ये चल रहा है। ये हमने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उनको ये काम दिया है, क्योंकि उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास सारा टेक्निक है, उनके सारे मैपिंग वगैरह सारी वो करनी पड़ती है, एक टेक्निकल काम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा का हरसेक वो इसके अंदर साथ में लगा है, दोनों मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन ये एकदम इसको मैं दिनों में कहूं कि इतने दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहा है। अभी भी हमारे पीएससीएम जो है वो हर हफ्ते एक मीटिंग के साथ करते हैं, काफी काम हो चुका है, लेकिन आने वाले 4 महीने 6 महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट इसके निकलेंगे। 30 से पहले हो जाएगा? हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री तो पहुंचे हुए हैं आज, आप कब जा रहे हो प्रचार के लिए और क्या रिपोर्ट आपके पास है आदमपुर को लेकर के? पंजाब वाले बात प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। किसी से आवाज आ रही है, कौन? थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप। पंचायत चुनाव इस बार नई व्यवस्था के साथ होगी, ईवीएम से उन्हें क्या पंचायत चुनाव की व्यवस्था? आदमपुर पंचायत, देखिए आदमपुर में बहुत अच्छे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और निश्चित रूप से जो वहाँ के कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के, वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हर क्षेत्र के चुनाव के नाते से वहाँ की कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, खास करके जो बाय इलेक्शन होते हैं, बाय इलेक्शन में मुकाबले थोड़े कड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भव्य बिश्नोई, क्योंकि वो सीट भी ऐसी है कि जहाँ उस परिवार के नाते कह लें या उस इलाके में जैसा भी समीकरण बने हुए, वो पहले भी 8 बार लगातार जीतते हैं, इस बार भी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भी जो है वहाँ पहली 1 नवंबर को उन्होंने मेरा कार्यक्रम रखा है, एक अच्छी बड़ी रैली करेंगे, वही आखिरी दिन भी है प्रचार का, तो 1 नवंबर को मैं वहां जाऊंगा। दूसरा विषय है पंचायत का। देखिए, पंचायत के चुनाव केवल जिला परिषद को छोड़ करके बाकी सब तो बिना सिंबल के ही सब जगह हैं। जिला परिषद के सब पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जिला के जो इकाइयां हैं उन पर छोड़ा हुआ है। कुछ जिले सिंबल पर लड़ रहे हैं, कुछ बिना सिंबल के जनरल लड़ रहे हैं, फिर भी अपने अपने पैनल बना करके सब लगे हैं। तो एक प्रकार का ये लोकल चुनाव होता है। तो लोकल चुनाव में बहुत ज्यादा पार्टी की भूमिका हुआ नहीं करती है। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके अपने समीकरण लोकल बनते हैं, उस हिसाब से जीतेंगे। लेकिन ऐसी जो इकाइयां सामान्यतया उनको, क्योंकि स्थानीय तौर पर छोटे छोटे काम सबने कराने होते हैं, पंचायतों ने बाकी सब ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सब लोग तालमेल बना के ही रखते हैं। इसमें कोई आज नई बात ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता है। वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को वो करवाते हैं। पंचायतें जो विकास के काम उनको कराते हैं। हमने जरूर इस बार अपने 8 साल में जो काम किया वो है कि जितना डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स 8 साल में हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले एक सोचने का तरीका क्या होता था कि इन सबको हम अपने काबू में रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर रहें। हमने सब छोड़ दिया। हमने तो उनके बजट भी, उनका फाइनेंसिंग भी, उनको जो बजट बनते हैं उनको एक पावर दे दी इंडिपेंडेंटली कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इस पैसे का आप जैसा उपयोग करना चाहे करो। केवल ऑडिट अपने हाथ में रखा है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो ऑडिट को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ, और वहां के जितने काम हैं लोकल लेवल पर आपस में प्रस्ताव पारित करके गलियां, नालियां, सड़कें जो उन्होंने बनवाना अपना करते रहे। बड़े प्रोजेक्ट्स जो है पंचायतों के हैं उसमें सरकार उसको रेशो के हिसाब से उनको फाइनेंस करेगी। इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन होता है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का और पंचायती राज शासन का ये एक सिस्टम है। उनकी सरकारें अलग हैं
वो अपने पैसे को लेकर के अपने बजट बनाए, अपने काम करें। हम उनको फाइनेंस जितनी आवश्यकता उतनी करें। लास्ट क्वेश्चन सिंह साहब। सर, पंजाब की तरह हरियाणा में नशा और गैंगस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पंजाब ने एक गैंगस्टर एंटी टास्क फोर्स बनाई है, क्या उसको लेकर सरकार कुछ कदम उठा रही है? देखिए, हमने भी यहाँ एंटी नारकोटिक्स जो एक सेल बनाया है, और बल्कि यूँ कहा जाए तो जो 8 प्रदेश ये नॉर्थ इंडिया के हैं, इनमें इसके ऊपर सख्ती की जाए। तो सबसे पहले मैंने एक बैठक बुलाई थी सभी मुख्यमंत्रियों की, और उसमें एक हमने सेक्रेटरीट बनाया है, एंटी ड्रग सेक्रेटरीट पंचकुला में। वहाँ हर एक स्टेट के एक 2 आदमी बैठते हैं और डाटा एक्सचेंज करते हैं। कोई ऑपरेशन ज्वाइंटली करना तो ज्वाइंटली करते हैं, क्योंकि नशा और ये ड्रगिस्ट जो होते हैं इनकी कोई सीमाएं नहीं है, ये एक दूसरे प्रदेश में घुसती हैं। तो ऐसे एक प्रकार के जितने भी मैयर्स हैं वो सारे वहाँ उठाए जाते हैं, कितने लोगों को सख्ती से सप्लाई जो है रोकनी है, और जो इसका उपयोग करने वाला है, कंज्यूमर है, उसके ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती। उसको तो समझाने की बात है या उसकी